भारत के संविधान के द्वारा हम सभी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें हम लोग फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये मेरे हिसाब से सभी नागरिकों को, सभी भारतीय नागरिकों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि संविधान के द्वारा हमें कौन कौन से मूलभूत या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिन अधिकारों का हनन भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार भी उसे हनन या कम नहीं कर सकता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये है क्या, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सभी चीज़ों का चर्चा हम लोग आज इस क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, संविधान में इसका जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, भाग है, वो क्या क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल्स में कौन कौन सा अधिकार दिए गए हैं, ये सभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, आर्टिकल के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आइए, कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो है क्या। देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। फंडामेंटल राइट्स का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो है ना, इंश्योर, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन चेंज बाय द अमेंडमेंट्स, नो गवर्नमेंट कैन वायोलेट इट। दैट मीन्स कि ये जो संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ये मौलिक अधिकार हमें संविधान से प्राप्त हुआ है। तो अगर हमें इसको बदलना है या हटाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें संविधान में जाके अमेंडमेंट्स करना होगा, यानी कि संशोधन करना होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ वर्णित है कि संविधान से में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरा बात है कि कोई भी सरकार, यानी कि भारत सरकार हो चाहे आप किसी राज्य का निवासी हो, तो उस राज्य का जो सरकार है आपका उस फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी नागरिकों को ये जानना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि जो संविधान में इसका प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल का जो फ्रेमवर्क है, उसके अगर हम जानते हैं तो ये पार्ट 3, यानी कि देखिए संविधान में कुल 8 भाग है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक है। उसमें से ये जो है ये पार्ट 3 में आता है। और आर्टिकल्स जो है इसमें आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 के बीच में सारे अधिकारों को समाहित किया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस आर्टिकल्स में आता है। तो आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक आता है। जनरली जो कंपटीशन का तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको तो ये आर्टिकल्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे आम नागरिक हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि हमारे अधिकार क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब सबसे पहले हमारा जो संविधान बना था, जो पुराना जो संविधान था, उसमें हमारा फंडामेंटल राइट 7 था। लेकिन बाद में आज के समय पे मात्र 6 ही बचे हैं। एक जो है फंडामेंटल राइट्स को एबोलाइज कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि वो जो था वो तो राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि सबको समान रूप से धन होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से इसको एबोलाइज करना या रिमूव करना एक अच्छी पहल है, क्योंकि आपके पास कितना धन होगा, आप कितना पैसा कमाएंगे, आपका इनकम क्या होगा, ये जन्म से या फिर भारत का नागरिक होने से आपका अधिकार नहीं हो जाता है। इसके लिए चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी, आपके पास योग्यता, आपके पास क्षमता, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है पैसा कमाने के लिए। तो चलिए ठीक है, तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी जो एबोलाइज्ड हुआ, ये 1978 में एबोलाइज्ड हुआ। और ये कौन सा संशोधन था, तो 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको हटा दिया गया। और उस समय के बाद से अभी तक हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 है। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल्स जो 1 है, वो आर्टिकल्स 1 फंडामेंटल राइट्स 1 का अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स 14 से लेके 18 के बीच में उसको समाहित किया गया है। इसमें क्या बताता है, इसमें बताता है कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, यानी कि भारत में रहने वाले सभी लोग, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी लिंग का, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है भारत के संविधान से। तो अगर हम बात करें आर्टिकल वाइज अगर हम पढ़ें तो आर्टिकल 14 में क्या बोलता है, आर्टिकल 14 में बताता है कि इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है।
15 में बता रहा है कि प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा, यानी कि संवैधानिक रूप से हमें ये बताता है कि हम किसी भी मतलब लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी धार्मिक कारण से, किसी का जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव, जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमें आर्टिकल 15 बताता है। आर्टिकल 16 में ये बताता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? आप चौकीदार से लेकर डीसी तक, समझिए मेरा बात, कोई भी सरकारी सेवा में यू आर एलिजिबल टू गो इफ यू हैव द पर्टिकुलर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। दैट मीन्स कि आपको सरकार किसी भी पद में जाने से नहीं रोक सकता, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, अमीर हो, गरीब हो। यू हैव द इक्वल एक्सेस टू गो एनी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ऑफिसेस। यू आर फ्री बट यू हैव टू फाइट फॉर दैट पोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? द एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ये है आर्टिकल 17 में ये बताया गया है कि इसके पहले ये छुआछूत जो था बहुत ज़्यादा था। हम लोग अगर इतिहास में पढ़े तो इतिहास में हम लोग को बहुत सारे ऐसे भारत में कुरीतियाँ चल रहे थे, जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किए, उसके बाद बाल विवाह का विरोध किए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, वो बालिका शिक्षा पर जोर दिए। उसके बाद ज्योतिराव फूले जो है बालिका शिक्षा पर जोर दिए। सावित्रीबाई फूले जो है बहुत सारे चीज़ों को, जो कुरीतियाँ हमारे देश में चल रहे थे, उसमें अंग्रेज भी बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट ला के इन कुरीतियों को अलग किए। बाद में जब हमारा देश अलग हो गया तो भी ये जो छुआछूत का जो समस्या था, जो अपर कास्ट के लोग थे और जो लोअर कास्ट के लोग थे, उसके बीच में एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा था इशू, उसको हटाने के लिए इसमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है संविधान के द्वारा। उसके बाद क्या? एबोलिशन ऑफ द टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे देश में बहुत सारे टाइटल्स चलते थे। टाइटल्स इन द सेंस कि राजा, महाराजा, सेनापति, ऐसे बहुत सारे। जैसे मुगल दरबार का बात करें तो मुगल सम्राट, उसके पहले अगर हम बात करें हिंदुओं में भी तो बहुत सारे ऐसे उपाधियाँ चलते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो फिर देश अब किसके हिसाब से चलेगा? संविधान के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। अब हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिक समान है, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई सम्राट नहीं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब जितने तरह के टाइटल थे उसको एबोलाइज कर दिया गया। इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, टैंक्स, रोड्स, होटल्स, मतलब अब ये जो है ना, इसमें हमको मतलब सभी लोगों के लिए, चाहे वो अपर कास्ट के हो या लोअर कास्ट के हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी के लिए इक्वल एक्सेस हो गया। वो किसी भी दुकान में जा सकता है, किसी भी मार्केट में जा सकता है, किसी भी सड़क से वो क्रॉस कर सकता है, किसी भी तालाब में वो नहा सकता है, किसी भी नदी में वो जा सकता है। हम इतना इस डिटेल्स में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा पहले नहीं था। अगर हम बात करें देश आज़ाद के पहले तो आपको हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा कि इस तरह से इजी एक्सेस सभी लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो है राइट टू फ्रीडम। और ये आर्टिकल्स 19 से लेकर 22 तक इसमें मेंशन किया गया है। 19 में क्या है? 19 में है, आपको देखिए आर्टिकल भी याद रखना होगा। आर्टिकल 19 में हमको बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, फॉर्म्स एसोसिएशन एंड मूव एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। दैट मीन्स आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। यही कारण है ना आज के टाइम पे सोशल मीडिया में कोई भी आके कुछ भी बोल के निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान में हमको अधिकार मिला है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ भी बोलने के पीछे थोड़ा सा अपना समझ होना चाहिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, हमको फ्रीडम मिला हुआ है। एक्सप्रेशन, हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। असेंबली, हम कहीं भी सभा कर सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन, हम कोई भी दल बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, किसी भी दल का गठन कर सकते हैं। और हम भारत के किसी भी कोने में घूम सकते हैं और जाके रह सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 19 में यह अधिकार मिला हुआ है। अगर हम बात करें 20, तो 20 में भी 3 और सब क्लॉज बने हुए हैं, 21, 22, 23। इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ द कन्विक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ द कन्विक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी सजा या कोई भी इल्ज़ाम लगता है तो उस इल्ज़ाम को पुलिस सबसे पहले वेरीफाई करने से पहले
वेरीफाई करने के बाद 24 आवर्स के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के पास कहीं ना कहीं लाना होता है और मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि वेदर द पर्सन इज एक्यूज्ड और नॉट। ये हमें मिलता है अधिकार 20, 21, 22, 23 में। 21 में हमें बताता है कि राइट टू लिव या राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जीने से नहीं रोक सकता है। इसीलिए तो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं ना कि कोई भी किसी भी आदमी को अगर ये नहीं रहता तो कोई भी किसी को भी मतलब ताकतवर आदमी अमीर आदमी गरीबों को या फिर कमजोर लोगों को मार देता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है। तो पर्सनल लिबर्टी हमको भारत के संविधान से मिला हुआ है, हमें जीने का अधिकार है। चाहे हम अमीर हैं, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम लाचार हैं, हमको जीने का अधिकार है। ये हमें संविधान से प्राप्त है अधिकार। अगर हम बात करें 21A, इसको बाद में ऐड किया गया है और इसमें यह है कि राइट टू एजुकेशन यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मौलिक अधिकार है कि वो पढ़ सकता है। और इसके लिए सरकार जो है सर्व शिक्षा अभियान जो चलाए हैं, मतलब 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को सभी स्कूल में सभी राज्यों के द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करें 22 का, तो 22 में क्या है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट प्लेस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए जब तक ये साबित नहीं हो जाता है आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अरेस्ट कर लिए हैं तो विद इन 24 आवर्स द पुलिस हैव टू प्लेस्ड दैट पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस को 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, उपस्थित करवाना होगा। और मजिस्ट्रेट हैव टू डिसाइड द पर्सन इज एक्यूज्ड और नॉट। इफ ही इज एक्यूज्ड देन द मजिस्ट्रेट डिसाइड देयर जो भी सजा या फिर प्रावधान होगा मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। पुलिस कांट डिसाइड द जजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है वो है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? शोषण। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि हमारा कोई भी शोषण नहीं कर सकता, एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। और ये आर्टिकल्स 23 और 24 में मेंशन है। 23 हमें बताता है कि प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेवल। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिक का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। इसमें खास करके देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बड़े कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहां पर बच्चों को जबरन काम करवाया जाता है। और उसमें होता क्या है कि उनको बहुत कम पैसों में उनसे काम लिया जाता है। इसलिए भारत का संविधान में ये मेंशन किया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली लेबर या काम नहीं करवा सकते हैं। 24 हमें बताता है कि प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन रिस्की जॉब्स बिलो 14 ईयर्स ओल्ड, मतलब 14 साल के बच्चों को, 14 साल के नीचे के बच्चों को आप किसी भी हैजर्ड्स यानी कि रिस्की, जैसे आग से चलने वाले जो फैक्ट्रीज हैं या फिर जो केमिकल यूज्ड जो फैक्ट्रीज हैं या अन्य जो भी गतिविधियां हैं जो कि ऐसे माना जाता है कि जो रिस्की है, उनमें आप बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। और अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कौन सा केस होगा? बाल शोषण का जो केस होता है वो आपके ऊपर हो जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे होटल्स में या बहुत सारे ऐसे जगहों में लिखा रहता है कि हम बाल श्रमिक को यहाँ काम पे नहीं लगाते हैं। ऐसा मतलब संविधान के द्वारा ये बताया गया है, ये अधिकार दिया गया है कि फोर्सफुली किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार चौथा यानी कि फोर्थ जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियन। रिलीजियन मतलब क्या होता है? धर्म या धार्मिक। जो आर्टिकल्स 25 से लेकर 28 के बीच में हमें ये बताता है, 25 जो है आर्टिकल वो बताता है कि फ्री टू प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजियन, यानी कि आप किसी भी धर्म का प्रोफेशन मतलब मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी उसके नियम है मान सकते हैं। और प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार भी कर सकते हैं किसी भी रिलीजियन का, आपको कोई भी इसके लिए रोक नहीं सकता है। 26 आर्टिकल हमें ये बताता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स का मतलब होता है कि जितने भी धार्मिक जो घटनाएं हैं या धार्मिक विवाद है या धार्मिक चीज़ें हैं उनको आप अपने स्तर से मैनेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है 26 जो है वो है फ्रीडम टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन एनी पार्टिकुलर रिलीजियन। आप किसी भी पार्टिकुलर रिलीजियन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स ले भी सकते हैं, टैक्स दे भी सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली आप नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 28 हमें बताता है कि फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप। आपको ये फ्रीडम है, आपको ये आज़ादी मिला हुआ है कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ये सारे चीज़ जो है 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में बताया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार 5, इसमें हमें बताता है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है जो 29 और 30 में मेंशन है। 29 हमें बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज कल्चर ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? जो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक में जिनका संख्या कम है। अब कम संख्या में हम क्या बोलेंगे? जैसे कि जैन हो गया, बुद्ध हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया, कहीं कहीं मुस्लिम भी है। तो ये जो है उन लोगों का जो कल्चर है, उन लोगों का जो लैंग्वेज है, उसको भी हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है। ये हमारा संविधान में मेंशन किया हुआ राइट। आर्टिकल 30 हमें बताता है कि राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि कोई भी अल्पसंख्यक लोग अपने धार्मिक, अपने एजुकेशन, अपने धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने हिसाब से जो है ये अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे कि मदरसा मुस्लिम लोगों का है, हिंदू लोगों में भी ऐसे हिंदू लोगों में तो कुछ तो ऐसा है नहीं कि जो धार्मिक चीज़ों के लिए स्कूल ये बनाया गया है। हाँ, पहले था, गुरुकुल सिस्टम था, आश्रम सिस्टम था, अभी तो है नहीं, लेकिन अगर कहीं पर है तो वो हमारा क्या है? संवैधानिक अधिकार है, हम कर सकते हैं। अब अगर हम देखें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है मौलिक अधिकार का 6th यानी कि 6ठा भाग। ये आर्टिकल 32 हमें बताता है कि राइट टू मूव कोर्ट्स, हम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी कोर्ट इन द सेंस हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अगर हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो हम सीधे जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 में यह बताया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर जारी कर सकता है, और उस ऑर्डर जारी जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रिट्स कहते हैं। और ये जो 32 आर्टिकल्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बी आर अम्बेडकर जो है बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि ये जो हमारा इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान का आत्मा कहा गया है। क्योंकि मतलब अधिकार तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन अब अधिकार अगर हमें नहीं मिला है, अगर कोई अधिकार का हनन करे तो आदमी कहाँ जाए? इसके लिए भी एक प्रावधान बनाया गया है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग पढ़ें, जो भी हैं 5 पढ़ें, अभी 6ठा में ये है, अगर 5 अधिकारों में किसी भी अधिकार में आपका सरकार के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसा हो रहा है तो आप सीधे जा सकते, कहाँ? सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस चीज़ का देखा जाएगा और उसके बाद जो फैसला सुनाया जाएगा, जो ऑर्डर दिया जाएगा, उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? रिट्स बोलते हैं। द कोर्ट्स, चाहे वो HC हो, चाहे वो SC हो, हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नॉन एज रिट्स। और वो ऑर्डर पास कर सकता है कि अगर वो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो। और जो रिट्स होते हैं, जनरली रिट्स जो है वो ये जो रिट्स जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मांडामस, उसके बाद है प्रोविज़न, उसके बाद को वारंटो, उसके बाद है सर्टिसरी जो है, ये सब जो है ये रिट्स है। अब ये रिट्स में देखना ये है कि हार्बस कॉर्पस क्या है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी का फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो उससे ये रिट्स, मतलब ये हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया जाएगा कि उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद अगर वो एक्यूज्ड है, कन्विक्ट है, तो फिर वो जेल जाएगा, और अगर उसके ऊपर ऐसे ही कुछ लगाया गया है आरोप तो फिर वो फ्री हो जाएगा। ऐसे ही और जो है मांडामस क्या है, ये ऑफिसर के लिए लागू होता है कि अगर कोई ऑफिसर फोर्सफुली किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स के साथ वायोलेट हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, तो वो सीधे
ऑफिसर के ऊपर भी इसका आरोप लग सकता है। प्रोविजन में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है हाई कोर्ट को कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और इसका जांच पड़ताल किया जाए। क्वारंटो में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति का व्यक्ति कोई पद पर है, अगर वो किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स के साथ वायोलेट कर रहा है तो उस व्यक्ति को उस पोस्ट में जाने से भी रोका जा सकता है। और सर्टिजरी में क्या होता है कि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट अपना एक जो प्लानिंग है कि जो सारा चीज़ वो रीड किया जाए, वो जो निष्कर्ष पर पहुंचा उस निष्कर्ष को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भेजा जाता है। तो ये रीड्स है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर ऐसे कौन से सिचुएशन पे सस्पेंशन ऑफ द एफआर, यानी कि क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंशन भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। तो यस, हो सकता है। किस स्थिति पे हो सकता है? तो आर्टिकल्स 15(1), 19(6) और 34 में ये मेंशन है कि अगर कोई सोशल ऑफेंस यानी कि सामाजिक उद्देश्य से, जैसे कि आर्टिकल 31 में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें देखा गया कि जो सामाजिक उद्देश्य के रूप से ये सही नहीं है, मतलब सभी को समान रूप से धन कैसे दिया जाएगा, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो किसी भी मौलिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? संवैधानिक प्रोसेस है। प्रोसेस हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर किसी स्टेट में आर्मी रूल लग गया है, जो जनरली हम लोग प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, जो कि टेम्पोररी होता है, तो उस सिचुएशन में जो पब्लिक का जो मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन में कुछ बदलाव किया जा सकता है। और अगर देश में इमरजेंसी सिचुएशन लागू है, युद्ध का स्थिति है, आपातकाल स्थिति है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा लागू किया जाता है संपूर्ण देश में, उस सिचुएशन में भी फंडामेंटल राइट्स में कुछ संशोधन हो सकता है, लेकिन ये सब टेम्पोररी होता है और बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं हो सकता। उस सिचुएशन में भी आदमी को जीने का अधिकार, ये जो और भी अन्य है, वो नहीं छेड़छाड़ किया जा सकता है। अभी रिसेंटली कुछ और भी राइट्स ऐड हुए हैं, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि हम लोग आरटीआई के नाम से जानते हैं, जो 12 अक्टूबर 2005 में इम्प्लीमेंटेड हुआ। इसको हम लोग लीगल राइट भी कह सकते हैं, जिसमें मुख्य भूमिका जो निभाया है वो अरुणा राय, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनके अथक प्रयास के द्वारा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सरकारी जो भी नीतियां, सरकारी ऑफिसर के द्वारा जो भी काम किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में हो रहा है, उसका जानकारी सभी लोगों को इजीली मिल सकता है। उसी को कहा जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमें सूचना का, कोई भी सूचना हमें चाहिए और हम सरकार से ले सकते हैं, लेकिन इसमें बीएसएफ, रॉ और जो भी अदर कॉन्फिडेंशियल जो पोस्ट है, जैसे कि रॉ हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, आरबीआई हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, और अन्य बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल पोस्ट हैं जहां से आप आरटीआई नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है न्यू ऐड है, वो है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। ये 4 अगस्त 2009 पूरे देश में ये लागू हुआ है और इसे हम लोग ह्यूमन राइट कह सकते हैं। फंडामेंटल राइट तो नहीं कह सकते, बट ये ह्यूमन राइट है। और इसे 86 अमेंडमेंट जो है 2009 में इसको ऐड किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा संपूर्ण देश में सभी तरह से किताबें, ड्रेस मुफ्त में दिया जाए और उस बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इस क्लास में आपको मैंने जो बताया ये संपूर्ण रूप से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर था, और ये जो है पॉलिटिकल सिविक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जनरली सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। सरकार नहीं, संविधान हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए हैं, अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। इसीलिए संविधान में हमें 11 यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिए हैं। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं हमारा ड्यूटीज़ क्या है राष्ट्र के प्रति। थैंक यू।